नमस्कार साथियों, सुदृष्टि पीसीएस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, दिसंबर में आपकी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है। तो उसको समर्पित करके यहाँ पर जो हिंदी की श्रृंखला चलाई जा रही है, तो आप कह सकते हैं ये हिंदी का फुल लेंथ टेस्ट 2 है। मित्रों, फुल लेंथ टेस्ट 1 जो है हिंदी का, वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख लें। यहाँ पर मित्रों, आयोग के द्वारा जो 6 टॉपिक हिंदी के बताए गए हैं, तो उस आधार पर ही आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर यहाँ पर प्रश्न संकलित किए गए हैं। हर टॉपिक से आपको 10 प्रश्न, जैसा कि आपको आपके परीक्षा में मिलेगा, वहाँ यहाँ पर भी रखे गए हैं। तो ये जो टेस्ट है मित्रों, ये हमारे अभ्यास टेस्ट सीरीज से लिया गया है। अभ्यास टेस्ट सीरीज से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर जो मैं नंबर लिख रहा हूँ उस पर आप संपर्क करके इस टेस्ट सीरीज से जुड़ करके आप अपनी तैयारी को अंतिम धार प्रदान कर सकते हैं। 7007884151। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, RO लिख करके आप सेंड कर दें। जो भी अभ्यास टेस्ट सीरीज की जानकारी होगी आपको वहीं पर साझा कर दी जाएगी। तो यहाँ पर मित्रों, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। मैं चाहूंगा यदि आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दर्ज करें। शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। मृण्मय, सिंचित, सदृश्य और पौरुषत्व। तो इनमें से आपको बताना है कि किस शब्द की वर्तनी यहाँ पर शुद्ध लिखी गई है। तो यहाँ पर मित्रों, ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। मृण्मय का अर्थ होता है मृत्तिका निर्मित, मिट्टी से निर्मित, तो आप कह सकते हैं उसे हम मृण्मय कहते हैं। इसके अलावा सिंचित नहीं होता है, ये होता है आपका सिक्त, ध्यान रखिएगा। सदृश्य नहीं होता है, ये आपका होता है सदृश। ये आपका क्या होता है? सदृश। उसी तरह पौरुषत्व नहीं होता है, या तो आपका होगा पौरुष या पुरुषत्व। तो यहां पर यह भी गलत लिखा हुआ है। या तो आपका होगा पौरुष और या फिर आपका होगा पुरुषत्व। ठीक है, तो यहां पर ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको यदि क्वेश्चंस के आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर जरूर दर्ज करें। तो यहां पर मित्रों, व्याख्या में आप देख सकते हैं, मृण्मय की शुद्ध वर्तनी, ये आपकी शुद्ध वर्तनी दी गई है। अन्य विकल्पों की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ये आपका सिक्त हो जाएगा, ये सदृश हो जाएगा और ये आपका पौरुष या पुरुषत्व हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? ये आपसे पूछा जा रहा है। निपात, अधीनस्थ, सतोगुण या दुस्साध्य। तो निपात, अधीनस्थ, सतोगुण या दुस्साध्य, आपको बताना है कि इनमें से किसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो यहां पर मित्रों, सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सतोगुण नहीं होता है, आप कह सकते हैं सत्वगुण होता है। सत्वगुण, ठीक है, जिसको आप पवित्र मान सकते हैं या साधु के गुण जैसा सत्वगुण। इसके अलावा अगर निपात की बात करें तो ये वर्तनी आपकी शुद्ध लिखी गई है। निपात का अर्थ होता है मित्रों अव्यव, से भी समझ सकते हैं। हिंदी व्याकरण में निपात को अव्यव कहा जाता है। इसको संदर्भित किया जाता है का विनाश होना। इसके अलावा अधीनस्थ आपको पता है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है? तो 4 यहां पर विकल्प हैं। वह कमीज डालकर सो गया, तो यहां पर डालकर नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? पहनकर। वह कमीज पहनकर सो गया, तो पहला हमारा गलत हो गया। वहां पर कितने लोग थे, तो वहां पर यहां पर लगाने की जरूरत नहीं है, वहां कितने लोग थे। ठीक है, तो ये भी हमारा शुद्ध हो गया। यह सब आपके ऊपर निर्भर है, तो यहां पर मित्रों आपके ऊपर की जगह यह सब आप पर निर्भर है। यह सब आप पर निर्भर है। ठीक है, हमारे यहां नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो ये आप कह सकते हैं वर्तनी की दृष्टि से यह वाक्य हमारा बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। डी विकल्प हमारा यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, उस शब्द का चयन करें जो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध नहीं है। तो रेणु, संतति, प्रासंगिक या संगठन। तो यहां पर मित्रों 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि किसकी वर्तनी अशुद्ध नहीं है, मतलब किसकी वर्तनी शुद्ध लिखी गई है। तो यहां पर रेणु है, ये गलत लिखा हुआ है, आप कह सकते हैं ये आपका ऐसे होगा, रेणु। इसके अलावा संतति आप देखेंगे, इसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध यहां पर लिखी गई है। प्रासंगिक नहीं होता है, यहां पर आपका होता है प्रासंगिक। इसके अलावा संगठन नहीं होता है, आप कह सकते हैं यहां पर होता है संगठन। ठीक है, तो यहां पर मित्रों बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे सबकी वर्तनी यहां पर अशुद्ध लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पर वही चीज लिखी गई है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? तो रेजगारी, विशेषतया,
अंतर्यामी या राधा रमन? अगर आपको उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना उत्तर लिखें। इनमें से किसकी वर्तनी अशुद्ध है इन चारों शब्दों में? तो रेजगारी की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध लिखी गई है। इसके अलावा विशेषतया की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। अंतर्यामी की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध लिखी गई है। लेकिन यहां पर मित्रों राधा रमन नहीं होगा, यहां पर होगा राधा रमण। राधा रमण ड़ होगा ना कि न होगा। तो यहां पर डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, यहां पर आपसे पूछा रहा था कि किसकी वर्तनी अशुद्ध है, तो डी विकल्प राधा रमण। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर मित्रों, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? सरोजिनी, उपर्युक्त, अहोरात्र या स्वास्तिक? तो आपको बताना है इनमें से किसकी वर्तनी अशुद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इनमें से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? तो यहां पर मित्रों सरोजिनी की वर्तनी बिल्कुल सही लिखी गई है, उपर्युक्त भी सही लिखा है और अहोरात्र भी आपका सही लिखा है। लेकिन अगर हम स्वास्तिक की बात करें तो यह आपका होता है स्वस्तिक। यह आपका क्या होता है? यह आपका होता है स्वस्तिक। स्वास्तिक नहीं होता है, आ की मात्रा नहीं होती है, यह आपका होता है स्वस्तिक। अगर संधि विच्छेद आप इसका करके देखें तो आपका हो जाएगा सु प्लस अस्ति प्लस क, तो ये आपका इसका संधि विच्छेद होगा। अब आपको पता है कि स्वस्तिक में संधि कौन सी है, तो यहां पर यण संधि है। यहां पर क्या है? यण संधि है। और यण संधि में आप जानते हैं कि ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद यदि कोई आप कह सकते हैं विजातीय स्वर आ जाता है तो वहां पर जो ई और ई होता है, मतलब छोटा ई बड़ा ई, उसका व हो जाता है, ना कि वाह हो जाता है। तो यहां पर व होगा तो इसलिए स्वस्तिक होगा ना कि स्वास्तिक होगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है, तो आपको इन चारों में से शुद्ध वाक्य बताना है। मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है, पीछे नहीं होगा। आप कह सकते हैं कि मेरे बाद तुम्हारा नंबर है, तो यहां पर बाद आप करेंगे तो ये आपका ये शुद्ध हो जाएगा। अभी ये अशुद्ध है तो ये नहीं हो सकता हमारा उत्तर। आप मुझ पर मेहरबानी रखें, अभी इसको छोड़ते हैं, ये ठीक लग रहा है। दर्शक गणों नहीं होता है, दर्शकों से अनुरोध है। दर्शकों से अनुरोध है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो ये दोनों गलत हो गए। रेलगाड़ी में भारी भरकम भीड़ है, तो यहां पर भारी भरकम नहीं होगा, यहां पर बहुत होगा, ध्यान रखिएगा। रेलगाड़ी में बहुत भीड़ है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, आप मुझ पर मेहरबानी रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। यह ईसाइयों की बस्ती है, अभी इसको होल्ड करते हैं, ठीक लग रहा है। आप जानते हैं पर आपका भाई तो नहीं जानता है, ये भी ठीक लग रहा है। आपको अशुद्ध बताना है, ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। उसके केश भुजंगिनी जैसे काले हैं, तो ध्यान रखिएगा भुजंग मतलब क्या होता है? भुजंग, अगर हम भुजंग की बात करें तो भुजंग का मतलब होता है सर्प। भुजंग का मतलब क्या होता है? सर्प होता है। और आप इसके स्त्रीलिंग की बात करें तो आप कह सकते हैं भुजंग का हो जाएगा भुजंगी, भुजंगी ना कि भुजंगिनी। तो यहां पर ये भुजंगिनी गलत है, तो यही हमारा वाक्य शुद्ध है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी ये भी आपका करेक्ट लिखा हुआ है, तो यहां पर कौन सा सही आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। चोर सेंध लगाते पकड़ा गया, तो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, तो यहीं पर आपको आंसर मिल गया। आपको शुद्ध वाक्य बताना था, मतलब बाकी सब में कोई ना कोई अशुद्धि मौजूद होगी। बेटी पराये घर का धन होता है नहीं, होती है, होती है। बेटी पराये घर का धन होती है। मेरे घर में केवल मात्र, अब केवल और मात्र दोनों नहीं आएगा, या तो आप कह सकते हैं केवल आएगा या तो मात्र आएगा। मेरे घर में केवल एक चारपाई है या मेरे घर में मात्र एक चारपाई है, ठीक है, तो यहां पर यह भी गलत हो गया, यह भी गलत हो गया। खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया, विस्मय नहीं होगा, खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया, ठीक है, तो यह भी आपका गलत हो गया। तो यहां पर ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, यहां पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। भारवी, भ्रिकुटी, बैरागी या योगीराज। तो यहां पर मित्रों मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर इसका उत्तर आप बताएं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका कौन सा होगा? तो योगीराज आपका शुद्ध लिखा हुआ है। बाकी आप यहां पर भारवी कैसे लिखेंगे? तो आप कह सकते हैं भारवी, छोटी की मात्रा होगी भारवी। भ्रिकुटी, छोटी की मात्रा होगी भ्री
भ्रिकुटी, उसके बाद अगर वैरागी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, वैरागी, वैरागी। ठीक है, तो यहां पर मित्रों डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट है, बाकी तीनों गलत लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप देख ले। अब यहां से मित्रों हमारा तत्सम और तद्भव स्टार्ट हो रहा है, तो तत्सम और तद्भव के 10 आपको यहां पर शब्द मिलेंगे, जैसा कि आपके आयोग के आप कह सकते हैं वेबसाइट पर लिखा गया है। तो अंगरक्षक, इसका तद्भव शब्द क्या होगा? अंगरक्षक मतलब एक तत्सम, तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव हो जाएगा अंगरखा। लेकिन अंग में अंग की मात्रा कौन सी होगी? ये वाली, तो सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अंगरखा। यहां पर मित्रों अंगोछा जो लिखा हुआ है, अंगोछा, इसका ये तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम हो जाएगा अंग प्रोछा, अंग प्रोछा। ध्यान रखिएगा, अंगोछा का क्या होगा? अंग प्रोछा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर मित्रों, क्वेश्चन नंबर 12 है, तद्भव तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प आपको यहां पर चुनना है। तो जम्हाई का जृंभिका लिखा हुआ है, मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिगत। तो यहां पर मित्रों पहला विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट है, जम्हाई का जृंभिका होता है। अब यहां पर थामना का स्तंभन होता है और रत्ती का रत्तिका होता है, तो ये तीनों सही लिखे हुए हैं। आपको बताना था अशुद्ध कौन सा है, तो यहां पर मित्रों देखेंगे अहीर का, आप तत्सम की बात करें तो तत्सम हो जाएगा आभीर, अहीर का क्या हो जाएगा? आभीर। आखेट जो है वो किसका तत्सम है? तो इसका तद्भव शब्द क्या होगा? तो आप कह सकते हैं अहेर, अहेर का क्या हो जाएगा? आखेट। ठीक है, तो यहां पर मित्रों बी विकल्प हमारा गलत है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है मित्रों वल्गा का तद्भव शब्द क्या होगा? वल्गा एक तत्सम शब्द है, बाघ, बाघ, बाल या बावला। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं वल्गा का तद्भव शब्द क्या होगा। मतलब वल्गा एक तत्सम है, तो इसका तद्भव हो जाएगा बाघ। ठीक है, वल्गा का तद्भव क्या होगा? बाघ। इसके अलावा बाघ एक तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? इसका तत्सम हो जाएगा व्याघ्र। अगर बाल की बात करें तो इसका तत्सम हो जाएगा आपका केश। अगर हम बावला की बात करें तो मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएं कि बावला का तत्सम शब्द क्या होगा, बावला का तत्सम शब्द क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मित्रों क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा एक तत्सम शब्द है? आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा एक तत्सम शब्द है। तो यहां पर सगा है, रीस है, सुई है और विकार है। जो विकार है, डी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ये बिगाड़ का तत्सम है, ये आपका बिगाड़ का तत्सम क्या हो जाएगा? विकार। रीस का अगर तत्सम बात करें तो रीस का तत्सम हो जाएगा ईर्ष्या, रीस का तत्सम क्या होगा? ईर्ष्या होगा। और सुई का तत्सम शब्द क्या होगा? तो ये होगा आपका सुचिका, सुचिका, सुई का क्या हो जाएगा? सुचिका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, अब यहां पर आप देख सकते हैं मैंने आपसे पूछा था कि सगा का तत्सम क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा सगा का तत्सम आपका स्वक होता है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सगा का तत्सम क्या हो जाएगा? स्वक हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया, रीस का तत्सम क्या होगा? ईर्ष्या होगा, और सुई का हो जाएगा सुचिका। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक तद्भव शब्द है। आपको बताना है कि इनमें से कौन तद्भव है। अरिष्ट, पटल, तोंद या निघाती। तो यहां पर मित्रों सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो तोंद है, ये आप कह सकते हैं इसका तत्सम क्या होगा? ये तद्भव लिखा हुआ है, तो इसका तत्सम हो जाएगा तुंद। ध्यान रखिएगा, तोंद का जो तत्सम होता है वो आपका तुंद होता है। ठीक है, तो यहां पर मित्रों इसका एक्सप्लेनेशन एक बार आप देख लें। तोंद का जो तत्सम होता है वो आपका तुंद होता है, बाकी सभी आप देखेंगे तत्सम लिखे गए हैं। जैसे रीठा का जो तत्सम होता है वो आपका अरिष्ट होता है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पलड़ा का हो जाएगा पटल, और यहां पर मित्रों निहाई का होता है निघाती। तो यहां पर इसलिए मैंने इसको प्रोजेक्ट किया है मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे विकल्प जो भी लिखे गए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। तोंद का हो जाएगा तुंद, रीठा का होगा अरिष्ट, पलड़ा का हो जाएगा पटल, और निहाई का हो जाएगा निघाती। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, तद्भव तत्सम की दृष्टि से आपको शुद्ध विकल्प का चयन करना है। युग में लिखा हुआ है, अब काढ़ा का काष्ठ लिखा हुआ है, फटकरी का स्फटिक, मिठाई का मिष्ट और रहट का अरहट। आपको इसमें से शुद्ध बताना है। तो मित्रों काढ़ा का जो तत्सम होता है, ध्यान रखिएगा, वो आपका
क्वाथ होता है ना, काढ़ा का क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा क्वाथ। उसी तरह काठ का तत्सम क्या होता है, काष्ठ है, तो ये आपका तत्सम लिखा हुआ है, ये तद्भव काठ का काष्ठ हो जाएगा। ये विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। फटकरी का जो तत्सम होता है वो स्फटिक होता है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मिठाई की बात करें तो मिष्टी, मिठाई का जो तत्सम होता है वो होता है आपका मिष्टी, और मीठा का होता है मिष्ट। तो मीठा का अगर तत्सम हम देखेंगे तो वो आपका हो जाएगा मिष्ट। इसके अलावा ये भी गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत था और ये भी गलत था। इसमें क्या गलत है, तो रहट का अरहट नहीं होता है, इसका होता है अरघट, ध्यान रखिएगा, अरहट नहीं होता है, अरघट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं मीठा का तत्सम हो जाएगा मिष्ट, मिठाई का हो जाएगा मिष्टी, काढ़ा का आप देखेंगे तो काढ़ा को आपको दिखाई देगा क्वाथ, और काठ का हो जाएगा काष्ठ। यहां पर आप देखें रहट का तत्सम क्या होता है, अरघट, ना कि अरहट। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, क्वेश्चन नंबर 17 है, बेंत का तत्सम रूप क्या होगा। तो वेंत, वेत्र, वेत्र या बेत्र, इसमें आपको बताना है बेंत का तत्सम क्या होगा, आपको बताना है तत्सम क्या होगा, मतलब ये आपका तद्भव दिया गया है। तो यहां पर मित्रों सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेंत का तत्सम क्या हो जाएगा, वेत्र हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपसे बहुत आसान सा प्रश्न है, मां का तत्सम शब्द क्या होता है, और मैं आशा करता हूं कि इसका तत्सम आप सभी को पता होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी अपनी मां को प्रणाम कीजिए, और जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइए। मां का तत्सम शब्द क्या होगा, मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला बार देख लेते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव है। तो ओझा, कृष्ण, शिक्षा और अक्षर, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक शब्द तद्भव है। तो यहां पर मित्रों ओझा जो है इसका तत्सम क्या होता है, तो आप कह सकते हैं उपाध्याय, ओझा का तत्सम होता है उपाध्याय। उसी तरह कान्हा, ये तत्सम लिखा हुआ है तो ये किसका तत्सम है, तो आप कह सकते हैं कान्हा, कान्हा का तत्सम हो जाएगा कृष्ण। उसी तरह सीख का तत्सम क्या होता है, शिक्षा, सीख का तत्सम क्या होता है, शिक्षा। और अक्षर जो लिखा हुआ है ये एक तत्सम शब्द है, और ये किसका तत्सम है, तो आप कह सकते हैं आखर, आखर एक तद्भव है, इसका हो जाएगा तत्सम अक्षर। तो मतलब आपसे पूछा था तद्भव कौन सा है, तो ओझा का तत्सम उपाध्याय होता है, तो ये आपका तद्भव है, ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, यहां पर तद्भव तत्सम का शुद्ध युग्म आपको चयन करना है। यहां पर कौन सा युग्म शुद्ध लिखा हुआ है, गणेश का गणेश, कंवल का कंवल, बोना का वामन और ऊंट का उष्ट्र। तो यहां पर शुद्ध युग्म आपको बताना है, ध्यान रखिएगा ये गलत लिखा हुआ है, यहां पर छोटा ऊ होता है, उष्ट्र होता है, तो ये हमारा गलत हो गया, ऊंट का उष्ट्र होता है। कमल जो है ये आपका कमल का तत्सम है, ये आपका कमल का तत्सम है, और जो कंवल है ये कौर का तत्सम है, तो मतलब ये भी गलत हो गया। अगर गणेश और गणेश की बात करें तो ये विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, गणेश का तत्सम होता है गणेश। ठीक है, इसके अलावा वामन जो है वो बोना का नहीं होता है, वो होता है बौना का। वो किसका होता है, बौना का। बौना का तत्सम होता है वामन। वामन अवतार आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, भगवान विष्णु का वामन अवतार, तो उसमें भगवान विष्णु बहुत छोटे से हो जाते हैं, जिन्होंने 3 पग में आप कह सकते हैं तीनों लोग को नाप लिया था। ठीक है, तो यहां पर मित्रों बौना का जो तत्सम होगा वो वामन होगा। अब मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं बोना, बोना का तत्सम रूप क्या होगा, बोना का तत्सम रूप क्या होगा, जैसे कुछ बोया जाता है तो उसका तत्सम क्या होगा, कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके बताएं। आंसर क्या हो जाएगा, ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला प्रश्न है यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 21, अमित का विलोम। अब यहां से हमारा विलोम शब्द स्टार्ट हो गया, मतलब 10 प्रश्न आपको विलोम के मिलेंगे। तो अमित का विलोम शब्द क्या होगा, सम्मित, परिमित, अनमिति और इनमें से कोई नहीं, मतलब सम्मिति, परिमित, अनमिति और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों यहां पर बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अमित का विलोम क्या हो जाएगा, परिमित। ठीक है, बाकी आप देखेंगे भिन्नार्थक शब्द लिखे गए हैं।
अगला है क्वेश्चन नंबर 22, अविचल का विलोम शब्द क्या होगा? अविचल का विलोम शब्द क्या होगा? तो अविचल का मतलब क्या होता है? जो विचलित ना हो। अब देखिए, निचल, डामाडोल और ढुलमुल। तो आप देखेंगे डामाडोल मतलब जो विचलित होता हो, ढुलमुल मतलब जो विचलित होता हो, निचल मतलब जो आप कह सकते हैं अविचल का विलोम। तो डी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, उपयोग का विलोम क्या होगा? सदुपयोग, सदुपयोग, उपयोग आप देखेंगे समानार्थी हो गया, उपभोग भिन्नार्थक हो गया, समुपयोग इसका भी कोई अर्थ नहीं है, अनुपयोग। तो आप देखेंगे उपयोग का विलोम क्या हो जाएगा? डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुपयोग। देखिए, ये प्रश्न सारे ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के दृष्टिगत, आपके समीक्षा अधिकारी खास तरीके से, तो सारे प्रश्नों को ध्यान से देखें। अगला प्रश्न है, लुभावना का विलोम क्या होगा? घिनौना, मनभावन, घृणा या इनमें से कोई नहीं? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं लुभावना का विलोम शब्द क्या होगा। तो मित्रों, लुभावना का हो जाएगा घिनौना। अगर घृणा की बात करें तो ये किसका विलोम है? तो आप कह सकते हैं प्रेम का। ठीक है, बाकी लुभावना का क्या हो जाएगा? घिनौना हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, नीति का विलोम शब्द क्या होगा? कूटनीति, सुनीति, कुनीति या अनीति? तो मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं नीति का विलोम क्या होगा। नीति का विलोम क्या होगा? तो डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनीति। ठीक है, तो यहां पर देखिए डी विकल्प हमारा करेक्ट हो गया, नीति का क्या हो जाएगा? अनीति हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे भिन्नार्थक शब्द लिखे गए हैं। जागृति का विलोम क्या होगा? जागृति का विलोम क्या होगा? तो सुषुप्ति, जागरण, आवृत्ति या शयन? तो यहां पर मित्रों मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जागृति का विलोम शब्द क्या होगा? तो ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सुषुप्ति। इसके अलावा अगर शयन का विलोम देखें तो वो आपका हो जाएगा जागरण, और आवृत्ति का अगर विलोम आपसे पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका अनावृत्ति। आवृत्ति का क्या हो जाएगा? अनावृत्ति। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? अब तीक्ष्ण मतलब बहुत आप कह सकते हैं तेज रफ्तार में, और मंद हो जाएगा, तो सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट है, तीक्ष्ण का विलोम मंद है। इसी तरह अगर प्रखर का भी विलोम आपसे पूछा जाए तो वो भी क्या होगा? मंद होगा। ठीक है, अब मैं चाहूंगा मित्रों क्षीण का विलोम क्या होगा, या क्षीण जो है ये किसका विलोम है? कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके बताएं। देखिए, जितने प्रश्न मैं कह दूं आपसे कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनको जरूर किया करें, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिगत उनकी भी महत्ता उतनी ही है जो प्रश्न आपको यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो क्षीण का विलोम क्या होगा? आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बाकी आपको एक्सप्लेनेशन पीडीएफ जो है वो तो आपको टेलीग्राम के हमारे ग्रुप पर प्राप्त ही हो जाएगी। यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो मित्रों सुदृष्टि पीसीएस, इसको आप टेलीग्राम पे सर्च करें, लोगो आपको पता है कैसा है हमारा, टेलीग्राम से आप तत्काल जुड़ जाएं। मित्रों, प्रसारण का विलोम आपसे पूछा गया है, प्रसारण का विलोम क्या होगा? विसरण, फैलाव, संकुचन या उत्कर्ष? तो यहां पर प्रसारण का विलोम क्या होगा? तो आप देखेंगे सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संकुचन। ठीक है, बाकी आप देखेंगे भिन्नार्थक यहां पर आपको दिखाई देंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें आप देखेंगे प्रसारण का जो विलोम है वो क्या है? वो आपका है संकुचन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, विलोम शब्दों का एक गलत युग्म आपको यहां पर बताना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं इस प्रश्न को परीक्षा के दृष्टिगत। तो विलोम शब्दों का एक गलत युग्म आपको यहां पर चयन करना है। तो अनुग्रह विग्रह बिल्कुल सही लिखा गया है, आह्वान का विसर्जन बिल्कुल सही है, और अघि का निरघ बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यहां पर मित्रों उद्यम का निरुद्यम नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, उद्यमी का निरुद्यम होता है, उद्यमी का निरुद्यम होता है। तो ये गलत है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा डी विकल्प। तो यहां पर डी विकल्प हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, श्याम का विलोम क्या होगा? बहुत इजी सा प्रश्न है। अब यहां पर मित्रों कृष्ण इसका पर्यायवाची हो जाएगा। तो श्याम मतलब क्या होता है? श्याम मतलब होता है काला, तो इसका मतलब इसका विलोम क्या हो जाएगा? श्वेत। बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप देखेंगे तो सभी पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मित्रों यहां पर क्वेश्चन नंबर 31, मोस्ट इंपॉर्टेंट, षटपद। षटपद का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होगा? अब आपको 10 प्रश्न पर्यायवाची के मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो षटपद का पर्यायवाची क्या होगा? मकड़ी, मिलिंद, केकड़ा या तितली? तो यहां पर मित्रों षटपद का पर्यायवाची हो जाएगा मिलिंद।
मिलिंद का मतलब क्या होता है, तो आप कह सकते हैं भ्रमर या भौरा। इसी का एक और पर्यायवाची आप याद रखना, द्विरेफ। द्विरेफ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो द्विरेफ, मिलिंद, भ्रमर, भौरा, ये सभी आपस में पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मार्तंड का पर्यायवाची क्या होगा। तो मित्रों यहां पर वासर, बहिर्मुख, सहस्त्रांशु या मेढक। तो मार्तंड का पर्यायवाची हो जाएगा सहस्त्रांशु। आप इसको सूर्य भी कह सकते हैं, दिनकर कह सकते हैं, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला मित्रों है प्रश्न यहां पर, इला का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो अवनी, आद्री या पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, इला का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो अवनी इला का पर्यायवाची है। अवनी इला का मतलब होता है पृथ्वी। इला का क्या मतलब होता है, पृथ्वी। अवनी मतलब धरती, तो ये इसका पर्यायवाची हो गया। मेदनी मतलब धरती, ये भी इसका पर्यायवाची। अनंता मतलब भी पृथ्वी होता है। अद्र जो है ध्यान रखिएगा, ये आपका पर्वत का पर्यायवाची है। ठीक है, अद्र क्या है, पर्वत का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग आपका अशुद्ध लिखा गया है यहां पर। तो भुजगारी, केकी और ध्वजी, एक भी आपका समूह ये दिया गया है। तो मित्रों यहां पर भुजगारी, केकी, ध्वजी ये किसके पर्यायवाची हैं, तो हम कह सकते हैं मोर के पर्यायवाची हैं। कदर्पी, सदानंद, वामदेव। तो यहां पर मित्रों कदर्पी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो कदर्पी है वो भगवान शंकर या भगवान शिव का पर्यायवाची है। वामदेव भगवान शिव का पर्यायवाची है। आप देखेंगे शर्व, ये भगवान शिव का पर्यायवाची है। ठीक है, त्रिपुरारी, रुद्र, ये सभी भगवान शंकर के पर्यायवाची हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जो सदानंद है ये ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। सदानंद ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। स्वयंभू आप कह सकते हैं ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। तो बी विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। यहां पर आपका ये मोर का पर्यायवाची है। विशिख, आशुग और नाराज, तो ये आपका बाण का पर्यायवाची है। ये सभी आपके बाण के पर्यायवाची लिखे गए हैं, ये भी आपका करेक्ट है। छपा, तमी, राका, ये आपका रात्रि का पर्यायवाची है। शर्वरी रात्रि का पर्यायवाची है। ठीक है, तो यहां पर मित्रों ये भी आपका करेक्ट लिखा हुआ है। बी विकल्प हमारा यहां पर सदानंद ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। तो इसलिए ये यहां पर आपसे पूछा गया था कि एक वर्ग अशुद्ध है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा बी विकल्प। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35 है, आनंद का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो मोद, प्रमोद, ये सभी आनंद के हैं। आह्लाद, ये भी आपका आनंद का है। आप देखेंगे ये आपका दुख का पर्यायवाची है, विषण्व। ठीक है, तो ये आपका दुख का पर्यायवाची है, ये आपका दुख का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, पंडित का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। कोविद, प्राज्ञ, विलक्षण या धीर। कोविद, प्राज्ञ, विलक्षण या धीर, आपसे पूछा है पंडित का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो मित्रों सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, विचक्षण होता है, विचक्षण। ठीक है, विलक्षण नहीं होता है, विचक्षण होता है। बाकी सभी आपके पंडित के पर्यायवाची हैं। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पितामह और हिरण्यगर्भ, इनके पर्यायवाची शब्द इनमें से किसका ये पर्यायवाची हैं दोनों। दादा के, हिरण के, परदादा के, ब्रह्मा जी के। तो मित्रों यहां पर आप देखेंगे डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो पितामह और हिरण्यगर्भ है, या सदानंद हो गया, स्वयंभू हो गया, ये आपके ब्रह्मा जी के पर्यायवाची हैं। तो डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुंदर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो सत्वर, ललित, रमणीक और चारु। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जल्दी से, सुंदर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। मित्रों ये भी सुंदर का है, रमणीक भी सुंदर है, और चारु मतलब भी चारुलता, सुंदर लताएं, ये भी आपका सुंदर का पर्यायवाची है। लेकिन सत्वर जो है ध्यान रखिएगा, ये आपका तेज या तीव्र का पर्यायवाची है, ना कि सुंदर का। तो ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आप देखेंगे गुल, गुलिस्ता, तो ये भी आपका पुष्प का पर्यायवाची है। पुष्प भी आपका पुष्प का पर्यायवाची है, और लतांत भी आपका पुष्प का पर्यायवाची है। लेकिन आप देखेंगे जो कुसुमासव है, ये किसका पर्यायवाची है। तो ये आपका शहद का पर्यायवाची है, ये आपका शहद का पर्यायवाची है, कुसुमासव। तो कुसुमासव आप देखेंगे शहद का पर्यायवाची यहां पर लिखा गया है। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, पत्थर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है।
पत्थर का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर मित्रों उत्पल, चश्म, उपल या पाहुन। अब पाहुन जो है ये आपका अतिथि का है, ये आपका अतिथि का पर्यायवाची है। चश्म जो है ये आपका आंख का पर्यायवाची है। यहीं पर अगर आपका चश्मा लिखा होता, ध्यान रखिए, यहीं पर अगर चश्मा लिखा होता तो ये आपका झरना का पर्यायवाची होता। इसके अलावा मित्रों जो उत्पल है, मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उत्पल किसका पर्यायवाची है? उत्पल किसका पर्यायवाची शब्द है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपल जो है ये आपका पत्थर का पर्यायवाची है। पत्थर का एक और पर्यायवाची है, आप कह सकते हैं अश्म। जैसे यहां पर हमने चश्म देखा, वैसे ही आप अगर अश्म लिख दो तो ये भी आपका पत्थर का ही पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41, सब कुछ भक्षण करने वाला। सब कुछ भक्षण करने वाला तो बहुत है आसान सा प्रश्न है। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप लोग। सब कुछ भक्षण करने वाला क्या हो जाएगा? सर्वभक्षी। सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। सब कुछ आहार की तरह खाने वाला सर्वाहारी हो जाएगा। सब कुछ ग्रहण करने वाला सर्वाग्राही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, जिसका उपचार न हो सके। जिसका उपचार न हो सके तो आपका दुस्साध्य जो है, ध्यान रखिएगा, जिसका उपचार करना कठिन हो या जिसको साधना कठिन हो वो आपका दुस्साध्य है। ऐसा नहीं है कि इसका हो साध्य या इसका उपचार हो नहीं सकता, उपचार कठिन है तो वो दुस्साध्य हो गया। श्रम मतलब परिश्रम करके जिसको साधा जा सके वो आपका श्रम साध्य हो जाएगा। अनुपचारित, ठीक है, जिसका आप कह सकते हैं उपचार न किया गया हो वो आपका अनुपचारित हो जाएगा। असाध्य जो होता है उसका मतलब होता है जिसका उपचार न हो सके या जिसको साधा ना जा सके, तो ये आपका डी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो बहुत आसान है, आप एक अलंकार भी पढ़ते हैं, ठीक है। एक अलंकार भी होता है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आंख, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें प्लीज। आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर कमेंट करें आप लोग क्वेश्चन नंबर 43 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है मित्रों, तो यहां पर आप देखिए उत्तर आपको दिखी गया, अतिशयोक्ति, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने वाला। जो कहा ना गया हो वो आपका अनुक्त हो जाता है। बिना किसी डर बाधा या संकट के बोलने वाला व्यक्ति बेबाक होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, जिसको त्याग दिया गया हो। जिसको त्याग दिया गया हो, त्यागी मतलब त्यागने वाला, त्यक्त, परित्यक्ता। तो ध्यान रखिएगा, परित्यक्ता का मतलब वह स्त्री जिसको त्याग दिया, उसके पति ने त्याग दिया हो वो परित्यक्ता हो जाएगा। जिसको त्याग दिया गया हो तो बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, त्यक्त यहां पर। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, जिस पर आक्रमण न हुआ हो, ठीक है। जिस पर आक्रमण, जिस पर आक्रमण हुआ हो वो आप कह सकते हैं आक्रांत हो जाएगा। जिस पर आक्रमण न हुआ हो तो वो आपका अनाक्रांत हो जाएगा। यहां पर सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए, जिस पर आक्रमण ना हुआ हो वो आपका अनाक्रांत हो जाएगा, जिस पर आक्रमण हुआ हो वो आक्रांत हो जाएगा। आक्रमण न होने की अवस्था अनाक्रमण होती है, आक्रमण न होने की अवस्था अनाक्रमण होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, जो स्त्री दुराचारणी हो। जो स्त्री दुराचारणी हो, आपको बताना है वाक्यांश के लिए एक शब्द, स्त्रैण, स्वेच्छाचारिणी, स्वैरिणी या कुलंकषा। अब यहां पर मित्रों कुलंकषा से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, ध्यान रखिएगा। कुलंकषा जो है ये आपका नदी का पर्यायवाची है, नदी का पर्यायवाची है। यहां पर मित्रों सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्वैरिणी, ठीक है। जो स्त्री दुराचारिणी हो वो आपका स्वैरिणी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान। अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान, तो सममिति, अनुमिति, अनुमत्त या विज्ञा, आपको बताना है अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप लोग, अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या क्या कहते हैं। तो यहां पर मित्रों आप देखेंगे अनुमिति, बी विकल्प हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुमिति जो होता है वो अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान को कहते हैं। जो खुशी से पागल हो जाए उसे अनुमत्त कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। थोड़ा तेज इसलिए मैं करा रहा हूं क्योंकि आपके यहां पर कुल 60 प्रश्न हैं, ठीक है। तो 60 प्रश्नों को हम लोग को एक टाइम बाउंड मैनर में प्रिपेयर करना है। जो देखने के योग्य हो, जो
देखने के योग्य हो, दर्शनीय, दर्शक, समदर्शी या प्रियदर्शी। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप लोग, जो देखने के योग्य हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो मित्रों जो देखने के योग्य हो आप कह सकते हैं वो आपका दर्शनीय होता है। तो यहां पर ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो देखने के योग्य हो वो आपका दर्शनीय होता है, सबको समान रूप से देखने वाला आपका समदर्शी होता है, और जो देखने में प्रिय लगे वो आपका प्रियदर्शी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, ज्ञान नेत्र से देखने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, प्रबोधक या मनीषी। तो ज्ञान नेत्र से देखने वाला, तो यहां पर मित्रों ज्ञान चक्षु ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान नेत्र से देखने वाले के लिए ज्ञान चक्षु विकल्प हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मनीषी क्या होगा, तो आप कह सकते हैं ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति को मनीषी कहा जाता है। और प्रबोधक क्या होता है, तो आप कह सकते हैं जगाने वाला प्रबोधक होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन असुमेलित है, जो कम जानता हो, अल्पज्ञ, जो कम जानता हो, अल्पज्ञ, ये बिल्कुल सही है, ये सुमेलित लिखा हुआ है। जो सब कुछ जानता हो वो आपका सर्वज्ञ होता है, ये भी सही है। जो बहुत जानता हो यह आपका बहुज्ञ हो जाएगा, और लिखा है जो कुछ नहीं जानता हो उसको लिखा है अभिज्ञ। तो मैंने आपको बताया है जो कुछ ना जानता हो उसके लिए आपका या तो अनभिज्ञ होगा, या तो आप कह सकते हैं अनभिज्ञ, या तो आप कह सकते हैं अज्ञ, अनभिज्ञ या अज्ञ। ठीक है, तो डी विकल्प हमारा गलत है, आपसे यही असुमेलित पूछा था तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आपका विशेषण विशेष से चालू हो जाएगा। यहां पर मित्रों विशेषण शब्द आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा है, तो ये तो क्लियर हो गया, ख्यात हमारा विशेषण है, इसका विशेष से क्या होगा, वो हो जाएगा ख्याति। इसके अलावा पाठ्य, ये विशेष है, इसका विशेषण आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो आप कह सकते हैं पाठ्य। इसी तरह क्षोभ ये विशेष है, इसका हो जाएगा क्षुब्ध। और इसी तरह अगर लेख की बात करें तो लेख एक विशेष है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, लेख का हो जाएगा लिखित। लेख का क्या हो जाएगा, लिखित हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मित्रों अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, विशेष शब्द इनमें से कौन सा है, नजदीकी, सिद्धि, स्वस्थ और विस्मय। तो आप देखेंगे विस्मय का होता है विस्मित, विस्मय का क्या होता है, विस्मित। सिद्धि का होता है सिद्ध। तो सिद्ध एक विशेषण है, ये आपका विशेष से दिया गया है। आपसे पूछ रहा है विशेष शब्द कौन सा है, तो यहां पर मित्रों बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा स्वस्थ जो है इसका, ये आपका विशेषण है, विशेष से क्या होगा, तो स्वास्थ्य। ठीक है, नजदीकी आप कह सकते हैं नजदीक। आगे बढ़ते हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग साथ में देखते चलें। जो सिद्धि है इसका विशेषण सिद्ध हो जाएगा, नजदीक का विशेषण हो जाएगा नजदीकी, स्वास्थ्य का विशेषण हो जाएगा स्वस्थ, और विस्मय का विशेषण हो जाएगा विस्मित। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53, यह आदमी बहुत तेज कार चलाता है। इसमें आपको प्रविशेषण बताना है। बहुत तेज मतलब आपको यहां पर प्रविशेषण बताना, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अगर देखा जाए तो यह आदमी बहुत तेज क्या चलाता है, कार चलाता है। कैसे चलाता है, तेज चलाता है। तो यहां पर विशेष से क्या हो जाएगा, कार, विशेषता इसकी क्या हो जाएगी, तेज, और प्रविशेषण क्या हो जाएगा, बहुत। प्रविशेषण है, तो बहुत यहां पे प्रविशेषण होगा, सी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54, तीनों भाई बाजार जा रहे हैं, आपको बताना है विशेषण का कौन सा प्रकार है। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तीनों भाई बाजार जा रहे हैं। तो यहां पर मित्रों तीनों भाई है तो समुदायवाचक है, डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डी विकल्प यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55, आंचलिक मेले में उसने बनारसी साड़ी और ऊनी कपड़े खरीदे।
आपको बताना है विशेषण की संख्या कितनी है। तो यहां पर आप देखिए मेला यहां पर विशेष से हो जाएगा, जो विशेष से होगा उसके आगे मैं वी लिख दे रहा हूं, तो उसके आगे वाला विशेषण हो जाएगा। तो मेला यहां विशेष से है, साड़ी यहां पर विशेष से है और कपड़े यहां पर विशेष से हैं। इनके आगे एक एक विशेषण लगा हुआ है, टोटल 3 विशेष से और 3 विशेषण है। डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मित्रों अगला है धुंधला विशेषण का मूल शब्द। धुंधला का मूल शब्द क्या होगा? तो यहां पर मित्रों आप देखेंगे धुंध का होता है धुंधला। ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए विकल्प यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद एक और चीज आप यहां पर ध्यान रखना कि यहां पर अगर धूम का विशेषण पूछा जाए तो वह आपका धूमिल होता है। ठीक है, धूम का विशेषण धूमिल होता है। यह आपका थर्ड लास्ट क्वेश्चन है 57th। विशेष से शब्द इनमें से कौन सा है? क्रय, प्राप्त, वायव्य या पुच्छल। क्रय, प्राप्त, वायव्य या पुच्छल, आपको बताना है इनमें से विशेष से कौन सा है। तो यहां पर मित्रों ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो क्रय है यह आपका विशेष्य है। तो आप देखेंगे क्रय का जो विशेषण है वो कृत होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्रय का विशेषण क्या होता है? कृत होता है। इसके अलावा आप देखेंगे प्राप्ति का विशेषण प्राप्त हो जाएगा, वायु का वायव्य हो जाएगा और पुच्छ का पुच्छल हो जाएगा। विशेषण शब्द का आपको पहचान करना है मौलिक, ऐषण, भाव या शर्त। तो यहां पर मित्रों मौलिक आप देखेंगे मूल अधिकार। जब हम कहते हैं मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, तो ये अधिकार की विशेषता बता रहा है, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा। ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऐषण, इसका विशेषण क्या होगा? तो आप कह सकते हैं ईष्ट। इसके अलावा भाव का हो जाएगा भावुक, और मित्रों यहां पर शर्त का हो जाएगा शर्तिया। शर्त का क्या हो जाएगा? शर्तिया हो जाएगा। तो ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। राम की पुत्री बहुत चालाक है। इसमें विशेष से शब्द की आपको पहचान करनी है। तो बहुत चालाक कौन है, किसकी विशेषता है ये? राम की पुत्री की विशेषता है। तो यहां पर पुत्री आपका विशेष से हो जाएगा। सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर पुत्री, यहां पर विशेषण क्या है? चालाक है, और बहुत आपका प्रविशेषण होगा, ध्यान रखिएगा। तो सी विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। माता जी बाजार से 2 सेर घी लाई। 2 सेर घी लाई हैं। आपको बताना है विशेषण का कौन सा प्रकार है इसमें। तो कितने सेर घी हैं? निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि 2 सेर घी लाई हैं। तो यहां पर मित्रों निश्चित परिमाण बोधक, बी विकल्प हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, निश्चित परिमाण बोधक। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। कमेंट करने के लिए जब मैं कहता हूं तो कमेंट जरूर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिद्धृष्टि पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप समर्पित तौर पर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।